रहा है कि जब जब युद्ध हुए हैं वे या तो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हुए या फिर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, और ये युद्ध जमीन या पानी पर लड़े गए। परंतु भारत के इतिहास में एक युद्ध ऐसा भी रहा है जो जमीन और पानी दोनों पर एक साथ लड़ा गया था, और यह था घाघरा का युद्ध, जिसमें पहली बार सिपाहियों ने धरती के साथ साथ पानी में भी लहू बहाया था। जो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों व बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध घाघरा नदी पर लड़ा गया था, इसी कारण इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध आज के बिहार के छपरा जिले के पास घाघरा नदी पर लड़ा गया। यह नदी हिमालय से निकलने के बाद कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। फिर यह नेपाल और उत्तर प्रदेश व बिहार के रास्ते बलिया और छपरा के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। यह मध्यकालीन भारत का एक अनोखा युद्ध था, जिसमें पहली बार सिपाहियों ने धरती के साथ साथ पानी में भी अपना लहू बहाया था। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर एक गंभीर बीमारी का शिकार हुआ और 1 साल के भीतर ही उसकी मौत हो गई थी। और तो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो यह कहानी शुरू होती है पानीपत की लड़ाई के बाद, जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी खानवा की लड़ाई हारने के बाद गुजरात भाग गया। मैंने पानी खुद को पश्चिमी अफगान संघों व राजपूत संघों की सहायता से दिल्ली की सल्तनत का असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरअसल भारत पर राज करने का सपना मुगलों से पहले अफगानियों ने देखा। महमूद गजनवी पहला अफगानी सुल्तान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद महमूद गोरी ने आक्रमण कर पहली बार मुस्लिम शासन की नींव डाली, और फिर 1200 से लेकर 1526 तक दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम और अफगान पठान शासकों का राज रहा। इन शासकों में से अधिकांश तुर्की थे, और दिल्ली सल्तनत पर आखिरी बार लोदी राजवंश के अफगान शासकों का राज था। बाबर के आने के बाद हालात बदल गए। फिर शेरशाह सूरी ने एक बार फिर अफगानियों को सत्ता दिलाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने वो सत्ता जल्दी ही छीन ली। इस तरह से हम देखते हैं कि जब दिल्ली के तख्त अफगानियों के हाथों से एक बार फिसला तो दोबारा कभी उनके हाथ वापस नहीं लगा। अब बात करते हैं युद्ध की। तो महमूद लोदी ने पूर्व में अपने अफगान रिश्तेदारों से बाबर के खिलाफ मदद मांगी और मदद प्राप्त भी की। पूर्वी अफगान संघियों वाली उनकी सेनाओं ने बिहार पर कब्जा कर लिया, परंतु अफगान संघों के पास न तो बड़ी मात्रा में सेना थी, न ही बड़े मात्रा में हथियार थे। ऐसे में अंदर ही अंदर मुगलों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह को हवा दी थी बंगाल के उस समय के सुल्तान नुसरत शाह ने। दरअसल कहानी ये हुई कि बिहार के पठान बादशाह सुल्तान महमूद शाह लोहानी की मौत के बाद उसका नाबालिग बेटा जलालुद्दीन लोहानी गद्दी पर बैठा, और प्रशासन का काम उसकी मां दूदू और उस समय के कुलीन सरदार फरीद खान, जिनको इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, चला रहे थे। ऐसे में ये सब देख के जो अन्य कुलीन सरदार थे उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इस वजह से राजकुमार जलालुद्दीन लोहानी को बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की शरण लेनी पड़ी, और बिहार राज्य का पतन रोकने के लिए जौनपुर के अफगानों ने महमूद लोदी को बिहार और जौनपुर की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, और इसे स्वीकार कर लिया गया, और बिना किसी विरोध के बिहार के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। इस दौरान बाबर चंदेरी के अभियान पर व्यस्त था, और बिहार के इस विद्रोह को रोकने के लिए बाबर ने अपने बेटों हुमायूं और अस्करी, हुमायूं उसका सबसे बड़ा बेटा था और अस्करी उसका सबसे छोटा बेटा था, उन दोनों को भेजा। फिर भी अफगान विद्रोहियों ने अवध में कोहराम मचाना शुरू कर दिया, और बाबर की सेना यह विद्रोह दबाने में नाकामयाब रही। इसका परिणाम यह हुआ कि अफगानियों ने कन्नौज और शहसाबाद पर कब्जा कर लिया और आगरा को जीतने की योजना बना दी। इसलिए बाबर चंदेरी अभियान के बाद अफगानियों के बढ़ते विद्रोह और आगरा पर उनके हमले की साजिश के प्रयास की जानकारी बाबर को मिली। इसलिए बाबर 2 फरवरी को आगरा से निकला, और दोआब पार करते हुए 27 फरवरी 1529 को गंगा नदी के किनारे हुमायूं और अस्करी से मिला। और बाबर जानता था कि अगर अफगानियों ने आगरा पर कब्जा कर लिया तो दिल्ली के तख्त को पलटने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए बाबर इन विद्रोहियों का सामना करने की तैयारी कर ली, या उनसे आमने सामने युद्ध करने की तैयारी कर ली। बाबर के आने की खबर सुनकर अवध के जो अफगान नेता थे बिब्बन, वो बंगाल भाग गए, और फिर बाबर ने बड़ी आसानी से लखनऊ को जीत लिया।
और 10 मार्च 1529 तक बाबर इलाहाबाद के रास्ते चुनार और बनारस की ओर आगे बढ़ा। बाबर जान गया था कि बंगाल का शासक नुसरत शाह जो महमूद लोधी और अफगानों की मदद कर रहा है, इसलिए बाबर ने बंगाल संदेश भिजवाया कि कोई भी अफगानियों की मदद ना करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पर बंगाल के शासक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से अब बाबर के सामने अफगानियों के साथ साथ बंगाल की सेना भी बतौर दुश्मन खड़ी हो गई। इसी बीच बाबर का साथ जौनपुर के सुल्तान जुनैद बिल्ला ने दिया और अपनी 20,000 की सेना लेकर बाबर के साथ आ मिला। और 6 मई 1529 को बाबर व अफगान सेना का आमना सामना घाघरा नदी के किनारे हुआ और बाबर ने रणनीति बनाते हुए अपनी सेना को 6 टुकड़ियों में बांटा और अपने दोनों बेटों हुमायूं और अस्करी को अलग अलग टुकड़ियां देकर अफगान सेना को घेरने की रणनीति बनाई। इसी बीच बाबर ने पहले बंगाल की सेना को उलझाया ताकि उसकी सेना को तोपें और बंदूकों को तैयार करने का समय मिल जाए। बाबर की यह रणनीति काम आ गई। बाबर ने विद्रोहियों की सेना को घेर कर हमला शुरू कर दिया और नदी में भी बाबर के पास लगभग 150 से 200 जहाज तैनात थे, जिस वजह से जो अफगान सैनिक घाघरा नदी में उतर गए थे उनको वहां भी मुगल सेना ने मार डाला और नदी के पानी को खून से लाल कर दिया। और फिर अफगान विद्रोही सेना पीछे हटने लगी और मुगल सेना युद्ध जीत गई। अब बात करते हैं युद्ध के बाद की। युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले, तो जो बची हुई अफगान सेना थी उन्होंने समर्पण कर दिया और जो महमूद लोधी था वो भाग के बंगाल चला गया। और जो बाबर की शरण में जो अफगान सरदार आ गए थे, बाबर ने उनको इनाम दी, उनको अपना जागीरदार बनाया और बाबर ने बंगाल के सुल्तान को एक संदेश भिजवाया कि महमूद लोधी को उसको लौटा दे। पर सुल्तान नुसरत शाह ने बीच का रास्ता निकाला और उसने बाबर से कहा कि वो महमूद लोधी को बंगाल से बाहर जाने नहीं देगा और नुसरत शाह ने महमूद लोधी को अपने यहाँ एक जागीरदार नियुक्त कर दी और नुसरत शाह ने बाबर के साथ एक संधि कर ली। इस संधि के तहत ना नुसरत शाह बाबर को अटैक करेगा, ना ही बाबर नुसरत शाह को अटैक करेगा और दोनों एक दूसरे के दुश्मनों को अपने अपने राज्य में पनाह भी नहीं देंगे। और शेर खां के प्रयासों के बाद बाबर ने बिहार के शासक जलालुद्दीन के राज्य के कुछ भागों को लेकर उससे साथ भी संधि कर ली और उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उसे प्रशासनिक रूप से बने रहने का हक दे दिया। और जब बाबर आगरा में था तो उसको एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके चलते उसने अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और 47 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत हो गई। मौत के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया। उनको तो ये पता होगा कि ये घाघरा नदी को क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ से ये जाती है, कितनी खतरनाक है, क्या है, ये सबको पता होगा। और बाकी जो नहीं जानते हैं ये आज उनके लिए हर एक चीज़ बताएंगे। अगर आप देखेंगे तो ऐसी एक नदी है जो कि दो देशों में बहती है और 2 राज्यों में बहती है। तो ये अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में ये नदी बहती है, जिससे किसान इसका उपयोग करते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये दक्षिणी तिब्बत जो है वो अपना भारत देश में आई है, हिंदुस्तान में, और बिहार राज्य से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में गई है। और अलग अलग इसका कई इतिहास हैं, हर जगह कई नाम दिए जाते हैं इसका। कुछ जगह इसको सरयू नदी भी कहा जाता है, कुछ जगह यूपी में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। और ये नदी एक ऐसी है कि खुद में अपने आप ये कटाई करती है। आप यहाँ से देखो कितना कटिंग हुआ है। तो ये नदी खुद का आकार बढ़ाती है, इसी में कटती चली जाती है। आगरा का ये कुछ इतिहास है इसका। वो घर जो दिख रहा है आपको वहाँ पे, ये सब अभी बारिश लेट हो गई है, अब तक ये पानी इससे पूरा फुल हो जाता है और वो घर तक पूरा ये जितनी जगह आपको बंजर दिख रही है ये बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। भोले ओ शंकर भोले, मनवा कभी ना डोले, नस नस में जो तू बसा है।
किसी को